नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जिससे लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। बीजेपी को 13 और जेडीयू को 11 सीटें मिलेंगी। ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने सहयोगियों को अपने कोटे से सीटें देंगी। फॉर्मूला फाइनल करने के लिए दिल्ली से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने एक करने मार्ग यानी कि सीएम आवास पर जाकर अब से कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। वहीं बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी बैठक में रही। तो बीजेपी को 13 सीटें और जेडीयू को 11 सीटें, जो इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर सामने आ रही हैं। और इन दोनों ही दलों की तरफ से अपनी अपनी सहयोगी पार्टियों को सीटें दी जाएंगी। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हो सकता है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई है। सीटों को लेकर 13 सीटें बीजेपी के पास, जबकि जेडीयू को 11 सीटें दी गई हैं। और इन दोनों ही बड़ी पार्टियों को अपने अपने सीटों के कोटे में से सहयोगियों को सीट देनी है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ के। आनंद, 13-11 ये वो सीटों का फॉर्मूला है जो इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच तय हुआ है। देखिए विभा, निश्चित तौर पे शाम 4 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है होटल चाणक्य में, जिसमें भूपेंद्र यादव खुद मौजूद रहेंगे। उसमें संजय जायसवाल मौजूद रहेंगे, तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहेंगे और तीनों नेता थे जो मुख्यमंत्री से जिनकी लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई। और उसमें विजय चौधरी भी इस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेंगे और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। तो बीजेपी और जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी का एहसास इस बात को दिलाने को काफी है कि जेडीयू और बीजेपी में अच्छे माहौल में सीटों का बंटवारा हो चुका है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि 13 और 11 का फॉर्मूला हुआ है। अब इस 13 बीजेपी के पास और 11 जेडीयू के पास। अब अपने अपने कोटे से अपने सहयोगियों को क्या सीट देती है या नहीं देती, ये बीजेपी और जेडीयू को तय करना है। अगर उनके सहयोगी नाराज होते हैं तो जेडीयू और बीजेपी कैसे उन्हें संतुष्ट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जो सूत्र है कि 13 और 11 का फॉर्मूला तय हो गया। 13 बीजेपी और 11 जेडीयू का, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। अभी 13 और 11 का फॉर्मूला तय हो चुका है। और बीजेपी के पास ऐसे भी पहले से 13 सिटिंग सीट थे, इसलिए बीजेपी ने रिटेन किया है। जेडीयू के पास 5 और 4 9 4 जो आरजेडी के साथ आरजेडी को छोड़कर जेडीयू के दामन थामा था, तो उसे मिलाकर 9 होता है। 2 सीट और जेडीयू को एक्स्ट्रा मिला है। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि गठबंधन में जो एमएलसी सीट को लेकर विवाद चल रहा था, वो पूरी तरीके से सुलझ चुका। और 4 बजे इसका औपचारिक ऐलान। होटल चाणक्य ये वो जगह है जो हमारे सहयोगी आनंद बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर शाम 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही सारी चीजों को खुलकर सामने रख दिया जाएगा। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से संयुक्त होटल चाणक्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आनंद, तो ये मानकर हम चलें कि इन 13 और 11 सीटों में ये अपने अपनी सहयोगियों को सीटें देंगी पार्टियां, तो क्या हम वीआईपी और एलजेपी पारस गुट, जो कि सहयोगियों के तौर पर इस वक्त एनडीए में शामिल हैं, तो क्या इनके खाते में सीट जा सकती है? क्या सूत्र जानकारी दे रहे हैं? किस तरह की सुगबुगाहट है अंदर खाने में? देखिए विभा, अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है कि जेडीयू और बीजेपी अपने अपने सहयोगियों को सीट देंगे कि नहीं, क्योंकि 4 सीट हम के पास है और 4 सीट वीआईपी के पास है, जिनके एक विधायक की मौत हो गई। तो फिलहाल 3 विधायक हैं वीआईपी के पास और 4 विधायक हैं हम के पास। तो फिलहाल ऐसी परिस्थिति में जेडीयू और बीजेपी अपने सहयोग को सीट देती है नहीं देती, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, जिसकी उम्मीद कम दिख रही है। क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार ही अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर परिस्थितियां बाद में बदलती हैं तो फिलहाल उसके बारे में फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि इसकी उम्मीद कम है कि बीजेपी और जेडीयू अपने सहयोगियों को सीट दे सकती है।
फिलहाल जिसकी जानकारी मिल रही है कि हम जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा है कि मुझे एक सीट चाहिए, और पशुपति पारस जिनकी निगाहें हाजीपुर सीट पर है वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो उनके डिमांड को बीजेपी और जेडीयू कैसे टैकल करती है, कैसे हैंडल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर आनंद, हाल के दिनों में जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट या उनकी नाखुशी या जिस तरीके का बयान उनका कई कई विषयों पर, शराबबंदी से जुड़े हुए विषयों से लेकर के तमाम विषयों पर आता रहा है, या मुकेश सहनी के स्टेटमेंट को हम देखें जिसमें वो विपक्ष की भूमिका की सराहना करते रहे हैं, तो क्या ये सारी प्रेशर पॉलिटिक्स जो थी वो इस एमएलसी चुनाव में अपनी अपनी सीटों को दावेदारी के तौर पर रखने से जोड़कर देखी जाए? बिल्कुल आपने सही कहा विवाह। देखिए, मुकेश सहनी हो जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा था, बिहार में भी शराबबंदी के मामले पर हम पार्टी ने नीतीश कुमार पे निशाना साधा, तो बीजेपी और जेडीयू की जो दो छोटी सहयोगी पार्टियां हैं और पशुपति पारस समय समय पर वो इस तरह का बयान देते हैं ताकि उनकी अहमियत बनी रहे। तस्वीर बिल्कुल साफ है, बिहार में दो बड़े गठबंधन है, बीजेपी और एनडीए के दो बड़े घटक दल है, बीजेपी और जेडीयू। उन्हें तय करना है कि अपने सहयोगियों को सीट देना है या नहीं देना है, जिसकी उम्मीद मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे सूत्र है यही बता रहे हैं कि जिसकी उम्मीद फिलहाल कम दिख रही है, और परिस्थितियां बाद में कैसी होती है जेडीयू और बीजेपी को तय करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। वैसी स्थिति में एनडीए के पीछे सीटों का बंटवारा हो चुका है, बीजेपी 13 और देखिए जेडीयू के खाते में 11 सीटें। ये वो सीटें हैं जिनकी संख्या के तौर पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पर जब भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार के साथ हो रही थी, तय कर ली गई है। शाम 4 बजे का वक्त है, होटल चाणक्य में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि सहयोगियों के लिए संशय और सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है जब वो बाहर निकले हैं। और जहां तक बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकार के चुनाव का प्रश्न है, उसमें दोनों दल के नेता संयुक्त रूप से उसकी घोषणा करेंगे। आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब वो दोनों नेता तय करके घोषणा करेंगे। सहमति बन गई सर? हाँ, सहमति बन गई। उसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो पहले भी ठीक था, गड़बड़ कहाँ था? नहीं, कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, हम लोग विमर्श कर रहे थे। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एनडीए में कोई सीट को लेकर विवाद था ही नहीं, विमर्श चल रहा था। विमर्श को लेकर के तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। वक्त 4 बजे शाम का, जब होटल चाणक्य में सीटों को लेकर स्थिति को साफ करते हुए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय करने की कवायद तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी जल्द ही सीटों के ऐलान की बात कह रहे हैं। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी के चुनाव में महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। 24 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को हराना है। इस रणनीति के तहत तैयारी की जा रही है। एमएलसी के चुनाव में जिनको चुनाव जहां से लड़ाना है, जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत सारे उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वो तैयारी में लगे हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अलग अलग लड़ी है तो परिणाम बहुत बुरा हुआ है। या चाहे 2009 का लोकसभा हो, 2010 के विधानसभा हो, या फिर अभी का 2 उपचुनाव हो, परिणाम बुरा रहा। तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं आप मीडिया को कहा था कि अब हम सब चुनाव साथ लड़ेंगे। स्थानीय निकाय से जो 24 विधान परिषद का सीट होगा, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर ये लोग लड़ रहे हैं चुनाव। इसमें थोड़ी सी शुरुआती दौर पे थोड़ी सी लोगों के बीच में पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, अभी तो नोटिफिकेशन इसका नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अब अभी जो है सो महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और कांग्रेस और राजद दोनों आपस में तालमेल बनाए हुए हैं। और एक वामपंथी दल को भी सीट देने की जहां तक बात हो रही है, वामपंथी दल से भी इनकी सहमति बन चुकी है।
मधुबनी में एमएलसी चुनाव आरजेडी के लिए गले की फांस बन गई है। जी हां, दरअसल एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आरजेडी की ओर से मोहम्मद मिराज आलम का नाम सामने आने के बाद पार्टी के अंदर घमासान छिड़ गया है। देखिए, मिराज आलम को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए कई पार्टी नेता अब बाकी रुख अपनाने लगे हैं। इन लोगों ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। हम असली राजद हैं। कोई आज आया है पार्टी में और धान के खेत में जाकर के शहर से दूर छुप करके दो आदमी के बीच में बैठ करके विधान परिषद का उम्मीदवार जो घोषित किया गया है वो मान्य नहीं है। असली उम्मीदवार तो अंबिका गुलाब यादव है। डम्बी कैंडिडेट को हम लोग नहीं मानने वाले। इस बार मधुबनी के जनतंत्र में जो जनप्रतिनिधि जीत के आया है, फैसला ले लिया है, किसी पार्टी सिलेट के थोपे हुए उम्मीदवार से हमारी रक्षा नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि एक एक वोट निर्दलीय उम्मीदवार और यह अंबिका गुलाब के पक्ष में हम लोग देंगे। पहली बार महिला ले, हम सब महिला एक एक वोट अंबिका गुलाब यादव। हम लोग का बड़े भाई गुलाब यादव जी हैं, पूर्व विधायक। इनकी पत्नी अंबिका प्रसाद यादव हैं। मैं इनको दिल से आभार प्रकट करता हूं। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मदरसों पर सवाल उठाने पर अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों के बारे में कहा है कि उन्हें मदरसों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जमा खान सिर्फ यही बात कहने के लिए आज मीडिया के सामने आए और सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू और जीवेश मिश्रा की जानकारी पर सवाल उठा दिया। असल में नीरज बबलू ने कहा था कि मदरसों ने देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं इन मदरसों के अंदर, जबकि जीवेश मिश्रा ने मदरसों में सामान्य सिलेबस पढ़ाने की मांग की थी। मगर जमा खान को मंत्रियों का मदरसों पर सवाल उठाना सही नहीं लगा और उन्होंने मंत्रियों की जानकारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मदरसा हो या फिर मठ, दोनों ही जगह नैतिकता और मानवता की पढ़ाई की जाती है। मैंने ये कहा हूँ कि उनकी बात, मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, जानकारी उनको नहीं होगी। वापस की बात हो तो हमने आप कुछ बोला, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई से कि भाई हो आप, जानकारी नहीं है मदरसा के बारे में। मदरसा हो मठ हो, उसमें नैतिकता मानवता की पढ़ाई की जाती है, इस पर जानकारी रखें और मेरे साथ दौरा करें, मैं उनको कराऊंगा तो खुद उनको जानकारी होगी तो बात बदलेंगे। आप देखिए, नहीं बात नहीं हो पाई है, कहीं बिजी थे, बात में करूँगा क्योंकि हमारे अंग हैं, मेरे भाई हैं, तो 2 भाई जहाँ रहते हैं कहीं कहीं बातें होती है, कोई बात निकल जाती है, उसका हम जांच कराएंगे। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, इससे पहले भी होती रही है, अफवाहें होती रही है, लोगों ने जांच भी कराया, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इस तरह का बयान का मतलब क्या समझा जाए? जानकारी नहीं है। और अब बात उस शराबबंदी को लेकर सरकार के आदेश की, जिसे लेकर शिक्षकों की आवाज अब बुलंद होनी शुरू हो गई है। आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में अब शिक्षक हैं। राज्य भर में कल इसे लेकर शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं। शराबबंदी को लेकर जारी आदेश के विरोध में शिक्षकों की तरफ से कल ये प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों को शराबियों और कारोबारियों की मुखबिरी के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। कल सभी प्रखंड मुख्यालय पर आदेश की प्रति जलाकर शिक्षक इसे लेकर विरोध जाहिर करने वाले हैं। शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू ने इसका ऐलान किया है। तो शिक्षा विभाग के फरमान से नाराज शिक्षकों ने अब मधुशाला की निगरानी के लिए सभी 4 लाख शिक्षकों के लिए एक एक बॉडीगार्ड मुहैया कराने की मांग कर दी है। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बॉडीगार्ड नहीं दिए जाते हैं तो इस आदेश को सरकार वापस ले, अन्यथा शिक्षक राज्य भर में सड़क पर उतरकर इसे लेकर विरोध जाहिर करेंगे। हमको बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में रहने दिया जाए, अन्यत्र इस प्रकार के कामों में हमको नहीं लगाया जाए। अगर नशा मुक्ति अभियान का पूरे बिहार में शिक्षक और उनका परिवार पूर्ण समर्थन करता है, हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को समझा भी रहे हैं, लेकिन इस तरह पत्र निकाल करके कि आपको दारूबाजों को पकड़वाना है और आपको माफियाओं को पकड़वाना है, इस तरह का पत्र कतई हम लोग तुगलकी फरमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पत्र को वापस लीजिए, अन्यथा आप जितने भी 4 लाख शिक्षक हैं सबको कम से कम एक एक बॉडीगार्ड अविलंब मुहैया कराइए। उनके बॉडीगार्ड के रहने खाने का व्यवस्था भी आप कीजिए, फिर हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे।
और ऐसे में शिक्षक इसे लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाए। शिक्षकों का काम पढ़ाने का होता है, बच्चों को शिक्षा देने का होता है। तमाम ऐसे शिक्षकों से उनकी प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की। सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षक। इससे पहले हम लोगों से शौच, खुले में शौच के लिए कराया गया, सारे गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से कराया जा रहा है। कोविड टीकाकरण में कहने का सेंस ये है कि जहां सरकार का सिस्टम फेल हो जाता है वहां हम लोगों को लगा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति में ये कही गई है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए और अविलंब इस पत्र को निरस्त किया जाए। साथ ही साथ हमारी जो चिर प्रतीक्षित बहुत सारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, उसको भी पूरा करने का काम किया जाए। जब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी बने थे और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी बने थे तो हम लोगों को लगा था कि इन दोनों का कॉम्बो मिलके कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन ये लोग मिलके और हम लोगों को शिक्षकों को रसातल मिल जाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि विलंब ये पत्र रद्द होना चाहिए। शिक्षक शराबबंदी का पक्षधर है। शराबबंदी के लिए शिक्षकों ने विभिन्न तरह के अभियानों को चलाया, यहां तक कि शपथ भी लिया और बच्चों में जन जागरण अभियान भी चलाया। लेकिन अब निगरानी डिपार्टमेंट का काम करना, गुप्तचरी के काम करना या अपराधियों को पकड़वाने का खड़ा करने के लिए शिक्षकों को समाज के खिलाफ या समाज से दुश्मन बनाने का जो रणनीति शिक्षा विभाग ने चलाया है, इसके विरोध में बिहार के तमाम शिक्षक व्यथित और दुखी हैं। सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को लेकर जो नया आदेश जारी किया है उस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी कर सभी शिक्षकों को शराबियों और शराब तस्करों की पहचान करने को कहा है, जिसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को देने के लिए कहा गया है। यह आदेश प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के सभी शिक्षकों पर लागू होंगे। न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद शिक्षक सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। तो शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के नए आदेश पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे तुगलकी फरमान बताकर इसकी कड़ी आलोचना की, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। क्या एक सनक भरे कानून को लागू करने के लिए अब इस स्तर पर सरकार उतर जाएगी? आप अंदाजा लगाइए। टीचर स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वो अगल बगल ये पता करता फिरेगा कि कौन शराब पीता है। कुछ दिन पहले इसी तरह का एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था कि भाई शिक्षक ये देखेंगे कि कौन बाहर शौच को जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? पढ़ाएगा कौन? मतलब पाठशाला छोड़ के अब मधुशाला घूमते फिरे मास्टर जी। नीतीश सरकार ने एक तुगलकी और बेतुका फरमान जारी किया है, जिसमें राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में पढ़ाई का कार्य छोड़ करके खोज करेंगे, शराबियों शराब माफियाओं की तलाश करके इसकी सूचना सरकार को देंगे। ये तुगलकी और बेतुका फरमान अविलंब वापस ले सरकार। ये शराबबंदी कानून के नाम पर ये सरकार नाटक नौटंकी कर रही है। अगर शराबियों को पर नकेल कसने के लिए अगर शिक्षकों को लगाया जाए तो निश्चित तौर पे शिक्षक अपने स्कूल कैंपस के अंदर में उसका उपयोग शराब पीने के लिए ना हो, शराबियों का अड्डा ना बने, इस बात का ख्याल रखें। इसके लिए अगर शिक्षा विभाग ने अगर उन शिक्षकों को निर्देश दिया है तो ये अच्छी पहल है। शराबबंदी को पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए समाज में हर किसी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने यह जो कदम उठाया है वह बेहद स्वागत योग्य और सराहनीय है। शिक्षक समाज में एक मजबूत स्तंभ के रूप में होते हैं। उनकी जड़ें समाज में अंदर तक व्याप्त होती हैं। उनको बखूबी मालूम होता है कि समाज का कौन सा व्यक्ति किस आचरण का है। तो जब वे लोग शराबबंदी को सफल बनाने को उतरेंगे तो निश्चित रूप से यह और ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन विपक्ष के लोगों को इसमें भी दिक्कत महसूस हो रही है। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खगड़िया में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी साहसी बेटी नविता को खगड़िया जिला प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया।
खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष खुद अपने हाथ से नविता को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित करते हुए दिखे। नविता ने अपने गांव में देशी शराब की भट्टियों को अपने दम पर पुलिस की मदद से नष्ट करवाया। नविता का वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस उस जगह पर छापेमारी कर शराब को नष्ट करती है और नविता के इस अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 ने साहसी नविता की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो हम देखे ये सब तो गलत है। उसके बाद हम अपना चारों तरफ पहले देख लिए कहाँ क्या क्या है, कोई व्यक्ति नहीं था। उसके बाद हम मोबाइल में ले लिए, मोबाइल में लेने के बाद हम भेज दिए। बस हम आगे उम्मीद भी यही करते हैं जिसके पास भी है और जो भी करना चाहते हैं वो अपने आप में सचेत हो जाए। अगर मेरे पाला पड़ गया तो हम मेरी जिंदगी का कोई टेंशन नहीं, हम अपना टेंशन नहीं लेते मन में, वहाँ छापेमारी करवाए करेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।